पार्टी के राहुल अंकल हैं, आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूँ। आरएसएस के लोग अब निष्प्रभावी बनाने में लगे। बीजेपी व उनके समर्थक दल अर्थात ऐसा लगता है कि अब इन्होंने भी इनके आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में इस समय एक नया खेल चल रहा है। एक तरफ तो बीएसपी के युवा नेता आकाश आनंद मैदान में उतरकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल बोलकर युवाओं को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बुआ यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐसा सियासी चाबुक चलाया है कि क्या आरएसएस, क्या कांग्रेस और क्या समाजवादी पार्टी, सबकी बोलती बंद हो गई है। मायावती ने सीधा देश के युवाओं और जेनजी को साधने की कोशिश की है। उन्होंने युवाओं से कहा, खबरदार, नेताओं की सियासी शतरंज का मोहरा मत बनो। लेकिन आखिर क्यों मायावती और उनके भतीजे अचानक इतने ज्यादा अग्रेसिव मोड में दिख रहे हैं? क्यों बुआ भतीजा मिलकर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक नए समीकरण तैयार करने में जुटे हैं? असल में मायावती का यह नया पैंतरा सिर्फ एक सियासी बयानबाजी नहीं है, बल्कि ये अपनी खिसकती जमीन और अस्तित्व को बचाने की नई रणनीति है। इसके लिए मायावती की दलित राजनीति और वोट बैंक के गणित को समझना होगा। दलित वर्ग में कुल उपजातियां जो हैं वो 66 हैं। प्रदेश में अभी तक दलित आबादी जो है वो करीब करीब 22% है। जाटव बिरादरी की हिस्सेदारी कुल दलित आबादी का 50% है। और खास बात यह है कि मायावती भी इसी बिरादरी से आती हैं। 2022 का समीकरण समझिए। 2022 में बीएसपी को मिले थे 12.9% वोट और इनमें करीब करीब 8% वोट जो है वो अकेले जाटवों के ही थे। अब आइए बड़े खतरे पर। अब अगर ये कोर जाटव वोट बैंक भी टूट जाता है तो बीएसपी के लिए वापसी करना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। यही वजह है कि बुआ और भतीजे की जोड़ी अब जेनजी और युवाओं के सहारे एक नया सोशल इंजीनियरिंग का चक्रव्यूह रच रही है, ताकि खिसकते कोर वोट बैंक के साथ साथ नया युवा वर्ग भी बीएसपी के साथ जुड़ जाए। 2 दशकों में बीएसपी के सफर पर नजर डालें तो 2007 विधानसभा में बीएसपी का जो वोट शेयर था वो 30.43% था और तब मायावती ने 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 2012 विधानसभा की बात करें तो बीएसपी का वोट शेयर घटकर 25.91% रह गया और बीएसपी को सीटें मिली 80। अब बात करते हैं 2017 के विधानसभा चुनावों की। 2017 के विधानसभा चुनावों में बीएसपी को 22.23% वोट शेयर मिला और उनकी सीटें 80 से घटकर 19 रह गई। अब बात कर लेते हैं 2022 विधानसभा चुनावों की। यहां पर बीएसपी को तगड़ा झटका लगा। तकरीबन 10% वोट घट गया और ये घटकर 12.88% रह गया और विधानसभा की सीट रही सिर्फ और सिर्फ एक। अब बात यहां पर लोकसभा चुनावों की भी होनी चाहिए, तो लोकसभा चुनावों में बीएसपी का प्रदर्शन देख लेते हैं। 2004 लोकसभा में इनका वोट शेयर था 24.67% और सीटें आई थी 19। लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में वोट शेयर बढ़ गया और ये 27.20% हो गया और सीटें हो गई 21। लेकिन 2014 लोकसभा चुनावों में ये वोट शेयर घटकर 19.77% रह गया और सीट रह गई 0। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, सीट रह गई 0। अब बात करते हैं 2019 लोकसभा चुनाव की। यहां पर वोट शेयर जो है वो 19.4% हुआ और मिली 10 सीटें। लेकिन यहां पर एक पेच है। पेच ये है कि 2019 का लोकसभा चुनाव बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने एक साथ लड़ा था। तो आंकड़े साफ गवाही दे रहे हैं कि बीएसपी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पिछले 4 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनावों में पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार गिरा है। 2007 में 206 विधायकों के साथ प्रचंड बहुमत से सीएम बनने वाली मायावती 2022 में
महज 1 सीट और 12.88% वोट पर सिमट गईं। इसी बड़ी गिरावट को रोकने के लिए मायावती ने अब आरक्षण और जेनजी के मुद्दों पर सीधा मास्टर स्ट्रोक खेला है। बात शुरू होती है आरक्षण और नौकरियों से। मायावती ने सीधे आरएसएस और बीजेपी पर आरोप जड़ दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि आरएसएस और केंद्र सरकार मिलकर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करने में जुटी है। लेकिन कैसे? मायावती का कहना है कि सरकार धीरे धीरे सारी सरकारी नौकरियां और पब्लिक सेक्टर खत्म कर रही है और सब कुछ प्राइवेट कंपनियों के हवाले यानी कि धन्ना सेठों के हाथ में सौंपा जा रहा है, धन्ना सेठों को बेचा जा रहा है। अब जब सरकारी नौकरी ही नहीं बचेगी तो आरक्षण कहां मिलेगा? मायावती ने याद दिलाया कि जब यूपी में बीएसपी की सरकार थी तब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण देने की व्यवस्था बनाई थी। उन्होंने मांग की कि अगर काम प्राइवेट में हो रहा है तो गरीबों और पिछड़ों को वहां भी आरक्षण मिलना चाहिए। खासकर सरकारी नौकरियों में तो अब दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण ना के बराबर ही रह गया है, जिसे भी आरएसएस के लोग अब निष्प्रभावी बनाने में लगे हैं। हालांकि हमारी पार्टी प्राइवेट सेक्टर के भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन वहाँ इन वर्गों को सरकारी स्तर पर सरकारी नौकरियों में मिल रहे आरक्षण की तरह ही इन्हें भी यहाँ ये आरक्षण मिलना चाहिए, जिसकी व्यवस्था यहाँ नहीं है। जबकि बीएसपी की सरकार ने सरकारी सहयोग से स्थापित उद्योगों में भी आरक्षण देने की व्यवस्था लागू की थी। लेकिन बात सिर्फ आरक्षण पर खत्म नहीं होती। असली मसाला तो तब मिला जब मायावती ने देश भर में हो रहे छात्रों के आंदोलनों पर बात की। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर बेरोजगारी और पेपर लीक के खिलाफ हुए कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन का जिक्र किया। मायावती बोली, छात्रों की मांगें एकदम जायज हैं, लेकिन देखिए खेल क्या हुआ। कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियों ने इस छात्र आंदोलन को हाईजैक कर लिया और अपनी राजनीति चमकाने लगे। उसी की आड़ में अब संसद भी नहीं चलने दे रहे। और रुकिए, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, मायावती ने बीजेपी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने झारखंड की राजधानी रांची में हुए जेपीएससी और जेएसएससी छात्र आंदोलन का उदाहरण दिया। मायावती ने साफ कहा कि रांची में जब छात्र सड़कों पर लाठियां खा रहे थे तब कांग्रेस चुप क्यों बैठी थी और बीजेपी वाले जाकर वहां फोटो खिंचवाने लगे और बीच आंदोलन में घुस गए। यानी बुआ जी का कहना साफ है, चाहे दिल्ली में कांग्रेस हो या फिर रांची में बीजेपी, दोनों को छात्रों के भविष्य की कोई भी फिक्र नहीं है। दोनों बस युवाओं के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हैं और अपना चुनावी उल्लू सीधा कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी कुछ दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी का छात्रों, नौजवानों, जैन जी आदि की समस्याओं को लेकर आंदोलन छिड़ा, तो फिर वहाँ इनके इस आंदोलन को कांग्रेस व इनके सहयोगी दलों ने हाईजैक कर लिया, जो किसी से छिपा नहीं है। अर्थात इन्होंने अपने हाथों में ले लिया और अब उसकी आड़ में अभी तक संसद भी चल नहीं पा रही है। फिर झारखंड राज्य में अब राजधानी रांची में भी पिछले काफ़ी दिनों से वहाँ छात्रों व नौजवानों आदि का भी अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन चल रहा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी व इनके समर्थक दल अभी तक भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। और अब वहाँ पर बीजेपी व उनके समर्थक दल उनकी मदद के लिए आगे आकर आवाज़ उठा रहे हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि अब इन्होंने भी इनके आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। मायावती ने देश के तमाम छात्रों, युवाओं और आज की जेनजी पीढ़ी से एक सीधी अपील की है। उन्होंने कहा है कि नौजवानों, अपने हक के लिए आवाज उठाओ, आंदोलन करो, लेकिन इन राजनीतिक दलों के हाथ की कठपुतली या मोहरा मत बनो। उन्होंने युवाओं को गुरुमंत्र दिया कि वो राजनीति का इस्तेमाल
अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए करें, ना कि नेताओं को अपनी समस्याओं पर रोटियां सेकने का मौका दें। सोचिए, एक तरफ आकाश आनंद हैं जो अंकल वाले डायलॉग मारकर युवाओं में बीएसपी की कूल और अग्रेसिव इमेज बना रहे हैं, और दूसरी तरफ बहन मायावती एक अनुभवी गार्जियन की तरह जेनजी को समझा रही हैं कि कौन उनका सच्चा हमदर्द है और कौन उन्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। देश के छात्र व नौजवान यानी कि जैन जी आदि भी अपनी अनेकों समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी व चिंतित भी है, जिनको दूर कराने के लिए बीएसपी भी अपनी कार्यशैली के तहत चलकर हमेशा इनके साथ खड़ी रही है और अभी भी खड़ी है, क्योंकि इनका ये आंदोलन देश के समस्त छात्रों व नौजवान पीढ़ी एवं उनके परिवार वालों की भी गंभीर समस्याओं से जुड़ा हुआ है, जिसके निदान को लेकर बीएसपी लगातार गंभीर व अपने तरीके से संघर्षरत भी है। तो पूरा का पूरा लब्बो-लुबाब ये है कि लगातार गिरते वोट ग्राफ के बीच बीएसपी ने 2027 के चुनावों से पहले अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। एक तरफ आरएसएस बीजेपी पर आरक्षण छीनने का आरोप और दूसरी तरफ सपा कांग्रेस पर आंदोलनों को हाईजैक करने का तमगा। अब देखना यह होगा कि क्या आंकड़ों के इस दलदल से निकलकर बुआ जी का ये तगड़ा नैरेटिव और भतीजे आकाश आनंद का ये नया अंदाज मिलकर आज के जेनजी युवाओं को बीएसपी के नीले झंडे के नीचे ला पाएगा या नहीं। लोकतंत्र में जब जनता वोट देकर किसी को मंत्री बनाती है तो उससे एक बुनियादी उम्मीद होती है, और वो उम्मीद होती है जवाबदेही की, सवाल पूछने पर जवाब मिलने की। लेकिन आजकल देश की राजनीति में एक नया और बहुत ही अजीब ट्रेंड देखने को मिल रहा है। चाहे देश की संसद हो या फिर दिल्ली की विधानसभा, जब भी विपक्ष कोई तीखा सवाल पूछता है तो जवाब में या तो खामोशी मिलती है या फिर कोर्ट कचहरी और कानूनी कार्रवाई की धमकियां। संसद में जब छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने को लेकर सवाल उठते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह संसद के पटल पर जवाब देने नहीं आते, और दूसरी तरफ जब दिल्ली विधानसभा में गरीबों के राशन और 3 करोड़ किलो चावल के घोटाले पर सवाल पूछा जाता है तो मंत्री जी जवाब देने के बजाय कोर्ट जाने की धमकी देने लगते हैं। ये कैसा नया सियासी ट्रेंड है जहां सवाल पूछना ही गुनाह बन गया है। सबसे पहले बात करते हैं उस मिजाज की जो इस वक्त देश के सियासी गलियारों में हावी है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम ही होता है सरकार की कमियों को उजागर करना और जनता के हक के सवाल पूछना। लेकिन आजकल ये हो क्या रहा है? संसद के अंदर जब देश के गंभीर मुद्दों पर, छात्रों की सुरक्षा पर, लाठीचार्ज पर सवाल उठते हैं तो गृह मंत्री जी संसद में आकर सफाई देने के बजाय खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, और जब यही कल्चर राज्यों में पहुंचता है तो मंत्रियों की हनक और ज्यादा बढ़ जाती है। दिल्ली की ही बात कर लीजिए। सब्सिडी वाले राशन पर जब आम आदमी पार्टी ने तीखे सवाल दागे तो जवाब देने के बजाय सत्ता की ताकत और धमकियां सामने आने लगी। मैं आपको याद कराऊंगा, एक दिन इसी विधानसभा में आकर याद कराऊंगा, जिस दिन सौरभ भारद्वाज को इस केस के अंदर कोर्ट में भी लेके जाऊंगा और इंसाफ की दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाऊंगा। दिल्ली की राजनीति में यह पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब आम आदमी पार्टी ने 31,000 मैट्रिक टन चावलों के मुद्दे को उठाया। आंकड़ों के मुताबिक कॉरपोरेशन को एक बार में 31,000 मैट्रिक टन यानी करीब करीब 3 करोड़ 10 लाख किलो सब्सिडी का चावल मिला। लेकिन कमाल देखिए, अगले ही महीने विभाग ने फिर से नए चावल का प्रपोजल आगे बढ़ा दिया। जब आम आदमी पार्टी ने यह सवाल उठाया कि मंत्री जी ने एक बार भी ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि पहला 3 करोड़ 10 लाख किलो चावल किस किस को मिला, ये राशन कहां बांटा गया, कब बांटा गया और इसका आधिकारिक रिकॉर्ड आखिर कहां है।
बिना पिछला हिसाब किताब लिए, बिना कोई नई जांच किए अगले ही महीने दोबारा चावल मांग लेना इस बात का इशारा है कि मामले में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा गोलमाल है। तो इस पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने उन्हें कोर्ट ले जाने की धमकी दे डाली। कोर्ट तक लेके जाऊंगा। ये बाहर मीडिया में तो झूठ चल जाता है, जो मर्जी बोल दो, कोई पूछने वाला नहीं है। पर मैं आपको सबके सामने बता के जा रहा हूं, मैं इसको डेफेमेशन में कोर्ट में लेके जाऊंगा और जब वहां कागज देने पड़ेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। बातों से बात नहीं चलने वाली, ये अब आगे से काम नहीं चलने वाला। इंतहा हो गई है। आप सोचिए हमें भी कितनी पीड़ा होती है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीधे सीधे गंभीर आरोप लगाए। सिरसा जी, चावल घोटाले पे बहुत चर्चा हो रही है दिल्ली में। आज आपका बयान जो असेंबली में आया, मैंने वो देखा। आप काफ़ी गुस्से में थे, तिलमिलाए हुए थे। मुझे लगता है अगर विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है तो आपको शांति से उसका जवाब देना चाहिए। इसमें इतना तिलमिलाना क्या है? इसमें बार बार कोर्ट जाने की धमकी क्या है? ये तो गलत है ना। सौरभ भारद्वाज का पहला आरोप था फाइलों की सुपरफास्ट रफ्तार। जो फाइलें पिछले 3 महीनों से मंत्री जी के दफ्तर में ठंडे बस्ते में पड़ी धूल फांक रही थी, अचानक एक ही दिन में उस पर ऐसी कौन सी कृपा हुई कि वो सीधे सीधे पास हो गई। एक सिंगल डे में अप्रूवल देकर फाइल सीधे फूड कॉरपोरेशन इंडिया को भेज दी गई। आखिर इस वनडे अप्रूवल के पीछे का राज क्या है? सौरभ भारद्वाज का दूसरा सवाल था नियमों का खेल। सब्सिडी वाले चावल का इतना बड़ा और संवेदनशील प्रपोजल खाद्य विभाग के सीनियर अधिकारियों के पास भेजने के बजाय उनके जूनियर अधिकारियों को मार्क क्यों किया गया? सीनियर अफसरों को बाईपास करने के पीछे की आखिर मंशा क्या थी? और तीसरा सवाल, गोपनीयता क्यों? जब इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा था तो गरीबों को सब्सिडी का चावल बांटा जाना था, तो सरकार ने इस पूरी योजना को जनता से छिपाकर गुपचुप तरीके से अंजाम आखिर क्यों दिया? अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे सनसनीखेज सवाल, जिसने सरकार की नींद उड़ा दी कि ये चावल दिल्ली के गरीब मजदूरों को बांटने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और आपकी तरफ से जब ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को गया तो उस कंपनी को ये चावल मिलने भी लगा, जो चावल उसने गरीबों में ना बांटकर हरियाणा की एक कंपनी को प्रॉफिट पे, इलीगल प्रॉफिट पे बेच दिया। सवाल सिर्फ 3 करोड़ किलो चावल या किसी एक मंत्री का नहीं है। असली सवाल इस सोच का है। चाहे संसद हो या फिर विधानसभा, जब भी जनता के पैसों और हकों का सवाल उठेगा तो मंत्रियों को जवाब देना ही पड़ेगा। धमकियां देकर या सदन से गायब रहकर लोकतंत्र नहीं चलाया जा सकता। अब देखना यह होगा कि क्या दिल्ली सरकार इस 3 करोड़ किलो चावल का हिसाब जनता के सामने रखेगी या फिर यह मामला भी कोर्ट और धमकियों के सियासी शोर में दब जाएगा। चलिए, बहुत काफी हो गया। चलिए आप लोग, चलिए, एकदम हद हो गया। नेताजी हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले के साथ यात्रा निकालें तो वो देशभक्ति, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मासूम स्कूली बच्चे जब हाथों में तिरंगा लेकर अपनी टूटी सड़क बनवाने की गुहार लगाएं तो वो बवाल और प्रदर्शन बन जाता है। सुनकर बुरा लगा ना, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि यूपी के हमीरपुर जिले की कड़वी सच्चाई है, जहां नन्हे मुन्ने बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि स्कूल जाने वाले रास्ते के लिए हाथ में तिरंगा उठाकर सड़कों पर पैदल मार्च करना पड़ा। दरअसल मामला यूपी के हमीरपुर का है। यहां चंदूपुरा ग्राम पंचायत के आसपास रहने वाले प्राइमरी स्कूल और गर्ल्स इंटर कॉलेज के मासूम बच्चे सुबह सुबह अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर निकल पड़े। इन बच्चों की मांग कोई बहुत बड़ी नहीं थी। इनकी मांग बस इतनी सी थी कि इनके गांव की 6 किलोमीटर लंबी सड़क बनवा दी जाए। बच्चों का दर्द सुनिए। वो कहते हैं कि सड़क इतनी खराब और कीचड़ भरी है कि वो रोज स्कूल नहीं जा पाते। जब भी स्कूल जाने के लिए निकलते हैं तो मिट्टी और कीचड़ से उनकी स्कूल यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। हमारे भारत देश आजाद हुए थे, हाँ, तो हमारी पढ़ाई भी छूट चुकी, 9th में थे, हमारी पढ़ाई कीचड़ की वजह से छूट चुकी है। अभी मिट्टी पुड़वाई थी तो उसमें बहुत कीचड़ हो गया, तब भी नहीं निकल पा रहे।
हमें हमारी मांग ये है कि हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारा पक्की सड़क बन जाए। अब आप ही सोचिए, जो उम्र हाथ में कॉपी किताब लेकर स्कूल जाने की है, उस उम्र में इन बच्चों को 6 किलोमीटर का पैदल मार्च करना पड़ा। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब ये बच्चे पैदल चलते चलते अपनी बात कहने डीएम साहब के ऑफिस पहुंचे। जैसे ही बच्चे कलेक्ट्रेट के गेट पर पहुंचे, वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। मासूम बच्चे अपनी फरियाद लेकर दौड़कर अंदर जाने लगे तो पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ पकड़ कर गेट से बाहर कर दिया। इस वीडियो में आप खुद देखिए कि कैसे एक इंस्पेक्टर इस प्रदर्शन के दौरान बच्चियों को हट हट कहता हुआ नजर आ रहा है। सोचिए, जिन हाथों में देश की आन बान और शान तिरंगा झंडा था, जो बच्चे सिर्फ ये कहने आए थे कि हमारी सड़क बनवा दो ताकि हम पढ़ सकें, उन बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव किया गया। अब सवाल सीधा सिस्टम से है। अगर यही बच्चे किसी नेताजी की यात्रा में फूल बरसा रहे होते तो शायद प्रशासन इन पर प्यार लुटाता, लेकिन जब उसी तिरंगे की छांव में उन्होंने अपने हक की सड़क मांग ली तो पुलिस ने उन्हें कलेक्ट्रेट के गेट से खदेड़ दिया। क्या एक 6 किलोमीटर की सड़क बनाना इतना मुश्किल काम है कि उसके लिए बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़कर कलेक्ट्रेट के चक्कर काटने पड़े? इस पर आपकी क्या राय है? क्या बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव सही था? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।